हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को देखने वाले हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल दोस्तों बड़े खतरनाक होते हैं। खतरनाक फार्मूले से नहीं है, खतरनाक इसके कैलकुलेशन से हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितने ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है इसमें कि आपको लगेगा कि भाई हाँ अगर कैलकुलेशन किसी चैप्टर में है तो वो ग्रेविटेशन चैप्टर वाले में है। कितने खतरनाक खतरनाक वैल्यू रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो निकालिए, बहुत इजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो फार्मूले पर रखो डायरेक्ट आंसर निकालो, मज़ा भी आ जाएगा, कहीं कहीं सज़ा भी रहेगा। इस चैप्टर में दोनों का एंजॉय करते हैं, कहीं मज़ा है तो कहीं सज़ा है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए ज़बरदस्त तरीके से तैयार। हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ा के ही मानेंगे। टोटल दोस्तों यहाँ पे 22 क्वेश्चंस हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें 22 न्यूमेरिकल है और 22 न्यूमेरिकल लगाने के बाद बता रहा हूँ दोस्तों, आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की थ्योरी भी अपने को अच्छी खासी तैयार हो गई है। ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जो थ्योरी आएगा थोड़ा बहुत हम जरूर उसको साथ साथ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको अगर नहीं देखे हो थ्योरी क्लास तो वीडियो जब न्यूमेरिकल की देख रहे हो तो उसी बहाने आपको थ्योरी की क्लास भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। ठीक ना। तो शुरू करते दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखना क्या आप लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। अब शुरू करते दोस्तों। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको समझिए और उससे बेस जो थ्योरी रहेगी मैं जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी। दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैंने कोई पाथ बनाया, रास्ता बनाया और इस पाथ पे ये इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्ताकार पथ। दीर्घवृत्ताकार मैंने क्यों बनाया, एक आपके साइंटिस्ट थे और उनका नाम था कैपलर। क्या नाम था? कैपलर। अपने को थ्योरी में पढ़ना था कैपलर के गति के ग्रही संबंधी नियम, मतलब कैपलर के ग्रह संबंधी नियम। उन्होंने 3 नियम दिया हुआ है। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम है क्षेत्रफली वेग का नियम, तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। कक्षाओं के नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने बताया कि जो सभी ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं और सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। इसीलिए जो मैंने ये पाथ बनाया, ये पाथ कैसा बनाया? दीर्घवृत्ताकार बनाया। कैसा बनाया? ये दीर्घवृत्ताकार। ठीक, ये फिगर का नाम समझ में आ गया ना। ये फिगर क्या है? दीर्घवृत्ताकार है और इस दीर्घवृत्ताकार पथ के किसी फोकस पर जो सन होता है वह सन क्या होता है? स्थित होता है। चाहे इस फोकस पर चाहे इस फोकस पर, 2 फोकस होते हैं तो मैं एक फोकस ले लिया। तो कह रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी, किसी यहाँ पे कोई ग्रह है, इस ग्रह से सूर्य की, यहाँ पे सन है, इस ग्रह से सूर्य की औसत दूरी जो है वह क्या है? औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में, कहीं पे पृथ्वी होगी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। मतलब दोस्तों ये जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो भी हो, मान लो मैं ए मान ले रहा हूँ, पृथ्वी यहाँ पे अर्थ हो गया, अर्थ से सन की दूरी जो भी है उसका जो ग्रह है उसका वो 9 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो मैं मान क्या लेता हूँ, माना कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ए है, तब ग्रह से सूर्य की दूरी क्या हो जाएगा? 9a हो जाएगा। और केपलर का जो तीसरा नियम है जो कहता है परिक्रमण कालों का नियम, उसमें नियम है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। जहाँ पे दोस्तों ये ए बी एक होता है, ए बी क्या होता है? अगर इसमें एक्सिस को पूरा कर दूं तो यहाँ से बीच लाइन जो होगी, जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया ऐसे और ये ऐसे, यहाँ से ये वाली जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक ना, ये वाली दूरी आपकी ए होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि माना पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, माना पृथ्वी की सूर्य से
माना पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, माना पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, औसत दूरी जो दोस्तों A1 हम लोग मानते थे, A1 को हमने क्या मान लिया A। तब ग्रह, इस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, तब ग्रह की सूर्य से तब ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी दोस्तों जो A1 है, अब हम लोग कहाँ मान लेंगे A2, और A2 क्या हो जाएगा 9A, 9 गुनी ज़्यादा है। अब सबको दोस्तों सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो ये धरती माता होती हैं, वो धरती माँ यानी अर्थ उस सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती हैं वह कितना लेती हैं, T1 इक्वल टू कितना चक्कर, मतलब एक दिन में एक चक्कर, मतलब 24 घंटे ना, क्या बोलते हैं इसको, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है ना। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे, ठीक ना। कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है। यानी एक, अच्छा, अपना एक चक्कर या सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, एक वर्ष, 365 दिन ना, 365 दिन एक साल में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि अपने एक्सिस पर वह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, ये तो सबको पता है यार, एक वर्ष, ये बात सबको पता है, ठीक ना, एक वर्ष। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो ग्रह है, अगर वह पृथ्वी से 9 गुनी ज़्यादा दूरी पर हो, तब बताओ वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपना अगर चक्कर लगाएगा तो कितने समय लगाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन वाला T2 पूछ रहा है। याद करो केपलर को, केपलर के नियम से तो केपलर का नियम दोस्तों कहता है कि T² प्रोपोर्शनल टू A³ अगर दो ग्रह की बात होगी तो हो जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में कांस्टेंट के आएगा, वो के कट जाएगा, तो यहाँ पे A1/A2 का होल क्यूब। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो किन्हीं दो ग्रह के लिए, ठीक है, ये वर्ड मैंने नहीं लिखा, किन्हीं दो ग्रह के लिए T1/T2 इक्वल टू A1/A2 का होल क्यूब। तो T1 की वैल्यू है 1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 की जगह पे A और A2 की जगह पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 9A⁻3। A तो कट गया, A यहाँ से कट गया, तो 1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और ये पावर 3, चलो यहाँ पर लगा देता हूँ पावर 3, तो 1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये पावर का मल्टीप्लाई होगा, 1 का पावर 3 1 ही होता है, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 3 2 जा 6, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 3 की पावर 6, सही ना भाई। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 6 आ गया। अब 3 की पावर 6 का मतलब ये, अच्छा T2 इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा रूट में बन जाएगा, रूट में 3 की पावर 6, तो T2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट। अब ऐसा नहीं दोस्तों 6 का स्क्वायर रूट नहीं, मतलब 6 बार, ये 3 6 बार है, तो स्क्वायर रूट जब आएगा 3 बार हो जाएगा, तो 3 कितनी बार, 3 बार, रूट में 3 9 बार, मतलब 6 बार है, तो पेयर बनाओगे, जैसे ऐसे समझो यार, रूट में 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ऐसे पेयर बनाओगे, 1 एक 3 आया, इसका एक 3 आया, इसका एक 3 आया, यही मैं लिखा हूँ, ठीक। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ईयर्स, 27 वर्ष, ठीक। तो बात दोस्तों आपको जो समझनी थी, पहला क्या कि केपलर के 3 नियम है, और 3 नियम में पहला कौन सा नियम है, कक्षाओं का नियम, दूसरा कौन सा नियम है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम, तीसरा कौन सा नियम है, परिक्रमण कालों का नियम। तो परिक्रमण कालों पर नियम लगा करके हमने सवाल लगाया, परिक्रमण कालों का नियम क्या है, ये वाला T² प्रोपोर्शनल टू A³, यानी किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अच्छे, दीर्घवृत्ताकार कक्षा ये है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ये परिक्रमण कालों का नियम है। तो इस नियम से हमने ये फार्मूला बना दिया, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1/A2 का होल क्यूब, ठीक। बस हमने वैल्यू रखा हुआ है, वैल्यू रख करके यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, बस यही है, ठीक। पहला क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं, और ये क्वेश्चन पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आ जाओ अब दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और पहले इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक ना, इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करते हैं। मज़ा आया ना पहले क्वेश्चन में? अगर दोस्तों आपको मज़ा आया होगा तभी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर मज़ा नहीं आता होगा तो आप एकदम मत शेयर करिए, ठीक है। और लाइक वाइक वही सब रूल वही पे है, अगर मज़ा आए तभी कुछ करिए, नहीं मज़ा आए तो सब कुछ उल्टा कर दीजिए। लाइक कर रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब कुछ उल्टा करिएगा। कब? अगर मज़ा ना आए तब। अगर मज़ा आया करे दोस्तों तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपके सामने आ गया है, और आप देखिए जरा उसकी हाल चाल ले लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻31 kg व एक प्रोटॉन द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 kg के बीच गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों, कौन कौन है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना प्रोटॉन है। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल व वैद्युत बल, पहले मैं गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन यहाँ पे है, कितना इनके बीच का डिस्टेंस है नहीं पता है, मान लो है डिस्टेंस r। कितने डिस्टेंस है? r है। तो अब दोस्तों इनके बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे आता है प्लस चार्ज। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, ये चार्ज पर नहीं, उस पर कौन सा आवेश इस पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने जो लगेगा Fg, F मतलब गुरुत्वाकर्षण, F मतलब बल और G मतलब ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। इसको माना मैंने समीकरण नंबर 1। जबकि दोस्तों स्थिर वैद्युत बल, जो आपका स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, उसको हम लोग लिखते हैं Fe इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान r²। इसको माना हमने क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। क्यों फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं? क्योंकि अपने को जो रेशियो पूछा हुआ है वह रेशियो आपको पूछा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो पूछा हुआ है। तो जब रेशियो पूछेगा दोस्तों आप डिवाइड करोगे Fg अपान Fe। तो Fg की वैल्यू क्या है? कैपिटल G m1 m2 अपान r²। अब डिवाइड ना करके मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बटे ना करके कि मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। उल्टा करूँगा तो r² ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा K Q1 Q2। तो यहाँ दोस्तों केवल r² कटा हुआ है और कोई नहीं कटा हुआ है। तो आपको बचा क्या कि Fg अपान Fe यानी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल का रेशियो क्या बचा आपको कि कैपिटल G m1 m2 अपान K Q1 Q2। जी की वैल्यू होती है दोस्तों कैपिटल G, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। m2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 होता है तो 7 दे दिया है, 1.7 की 1.6 1.7 इंटू 10⁻27 kg अपान के कुलाम्ब्स नियतांक की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻11। क्वेश्चन में देना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज सब पे सेम होता है, वह होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन को हटा देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻19। अब दोस्तों ये देखो, जो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँ इसको किलो 6.67 में, भाई जैसे देखो आप जो कि गुणा करोगे वैसे मैं भी मल्टीप्लाई ही करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे 91 का टेबल आता है, बात समझ रहे हो ना। ये चीज़ मैं अगर ऐसे करूँ 6.67 गुणे 91, फिर आए 107 से गुणा करूँ, ठीक है, फिर आए जो आए फिर इसका गुणा करके सब में डिवाइड करके यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आप समझ सकते हो कि वो कितना टाइम लगने वाला है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है और ये सब चीज़ें आपको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसको आप जब घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है, आप मोबाइल से जब सॉल्व कर लोगे, मोबाइल से सॉल्व करोगे तो आपको मोबाइल से कैसे सॉल्व करोगे? 6.67 मैं एक लाइन सेट कर दे रहा हूँ, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.7 अपान 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा ऊपर रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, जो वैल्यू आएगा नीचे रखिएगा। पावर को मैं सेट कर दे रहा हूँ, 11, 31 और 27 तीनों माइनस में तीनों जुड़ जाएंगे तो 27 और एक 28, 28 और एक 29, 29 29 10 39, 39 और 20, 39 10 59, 59 10 59,
10 की घात -59 बटे 19 19 38, 38 में से 11 निकाल दो, 38 में से 11 निकालेंगे 28, 28 10 38 27, 27 ना, 27 सही ना भाई, 8 निकाल 27, 10 की घात 27 और माइनस में 27, ऊपर जाएगा प्लस में 27। तो ऐसे, और ये जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद आंसर चेक कर लेना। बुक में आंसर में जब क्वेश्चन लगाया गया है उसमें आपको आंसर दिख रहा है कितना आंसर आएगा, ठीक ना। अब ये समझ पा रहे होगे आप लोग कि ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन करना इजी काम नहीं है, ठीक ना। चलो भाई, तो क्वेश्चन 2 को ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे दोस्तों आपको कम से कम इस 22 क्वेश्चन में कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऐसे भारी भरकम वाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी आते भी नहीं हैं और जल्दी ना पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जब थ्योरी पढ़ाई जाती है वहाँ पे रटा दी जाती है। इस वैल्यू को इतना याद कर लो, अगर वैल्यू यही क्वेश्चन में आया तो डायरेक्टली याद कर लेना। जैसे अभी आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा, इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं। जैसे प्लान वेग, कभी नाम सुना होगा आपने, प्लान वेग का वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर कहीं उसका क्वेश्चन आया और वहाँ वैल्यू रख करके डायरेक्ट हम लोग आंसर बताएंगे, इतना होता है, बैठ करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक ना। सेम चीज़ ऐसे ये भी है। तो फिलहाल अभी ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, कभी मैं नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक ना। आगे आ जाए, चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग सोचोगे अरे यार सर बहका दिए, क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, ठीक है। चलो ऐसा मत सोचना ना, हाँ गंदी बात, तुम लोग अच्छे बाबू हो ना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने है। और 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझो जरा। 3rd क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कह रहा है कि दो समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर हैं। यदि गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ठीक 1 न्यूटन है तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है। दोस्तों एक गोला ये है, एक गोला ये है, दोनों दोस्तों समरूप हैं, एक ही रूप के हैं। समरूप गोलों, समरूप मतलब दोस्तों यहाँ पे समझेंगे समान द्रव्यमान, यानी इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान दोनों आपस में क्या है, समान है। दो समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर है। इनके केंद्र, इनके बीच की यानी जो दूरी है वह दूरी दोस्तों कितनी है, 1 मीटर की दूरी है, ठीक है। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, जो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो F लग रहा है वह कितना है, 1 न्यूटन का है, तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है। तो आपसे M की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ इस गोले का द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का कितना कितने द्रव्यमान के हैं। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि F = कैपिटल G m1 m2 अपान r², यही कहता है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = कैपिटल G m1 m2 अपान r²। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दिस लेटर्स, F की वैल्यू 1, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 नहीं पता है, m1 के प्लेस पर m, m2 के प्लेस पर m अपान r के प्लेस पर 1 का स्क्वायर। तो 1 = 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m² 1 का स्क्वायर 1। अब दोस्तों अपने को m² चाहिए, तो m² इसको m² में लिखा तो इतने का मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 अपान 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो ये सॉल्व करना है, तो m² 10⁻11 ऊपर जाएगा 10⁻+11 हो जाएगा, नीचे 6.67, नीचे डेसिमल 2 डिजिट हटाना है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, तो m² 2 जीरो बढ़ा दो 10 घाते 13 हो जाएगा, 6 6 7 हो जाएगा, दशमलव हट गया। नीचे दशमलव हटाना है, जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, दशमलव ऊपर हटाना है, जीरो नीचे बढ़ाते हैं। m² 10 की घाते 13 को दोस्तों मैं 1000 × 10 घाते 10 लिख देता हूँ, बटे 6 6 7। अब दोस्तों इतने से इतने डिवाइड करेंगे। अब यही काम जो आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे मैं भी करूँगा, लेकिन आप मोबाइल से डिवाइड कर लेना, मोबाइल से डिवाइड कर लेना। मोबाइल से डिवाइड करके आप जब लेकर आओगे तो शायद मैं इसको डिवाइड करके रखा हूँ क्या, देखो जरा, डिवाइड करके दोस्तों मैं रखा हूँ 1.499 आएगा, 1.499 करके कुछ आता है, × 10 की घाते 10। अब जब m करोगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 1.499 × 10 की घाते 10। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो m = हो जाएगा 1.225, 1.225 × 10 की घाते 5 kg, यानी दोनों पिन हमारे इतने इतने ग्राम के हैं। ये हमने वर्गमूल ले लिया है, वर्गमूल लेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये भी मोबाइल से मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट लेना, बाकी स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए।
अब ये नहीं कह सकते कि ये घर पे बिना मोबाइल के अगर एग्जाम में आ गया तो हम इसको नहीं कर सकते, ये तो गलत बात होगी। आप दोस्तों इसको केवल इतने से डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे ये अपने आप आएगा। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए। क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट सीखा हुआ है, और नहीं आएगा तो बताना, मैं एक वीडियो आपको स्क्वायर रूट निकालना बताऊँगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, इरेज कर दे भाई। अभी थोड़ा जगह दोस्तों कम पड़ रही है, यानी अब कम पड़ेगी आगे क्वेश्चन के लिए, इसीलिए बार बार क्वेश्चन को लगा करके इरेज कर रहा हूँ ना। हाँ, अभी जब जगह मिलने लगेगी, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं 2-4 और। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 गुणित घाते 22 किलोग्राम तथा त्रिज्या 1.75 गुणित घाते 6 मीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा और जी का मान दिया हुआ है। दोस्तों पहले गिवन लिखो, चंद्रमा का द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान का सिंबल होता है एम, कैसे पता चलेगा किसका है, तो मास मून है तो एम लिख दो। मास, एम फॉर मास, एम फॉर मून, यानी मून का मास। मून का मास कितना दिया है, 7.34 गुणे 10 की घाते 7.34 गुणे 10 की घाते 22। अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान पता होना चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घाते 24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 गुणे 10 की घाते 22 kg। सोचो इतने इतने द्रव्यमान के हैं, जो अपने को छोटा सा लगता है ना चंद्रमा, चंद्रमा जब लोग बोलते हैं छोटा सा है, सोच लो इतना द्रव्यमान है, ये इतना kg। ठीक, और क्या दिया है, तथा त्रिज्या RM, चंद्रमा की त्रिज्या 1.734 1.75 गुणे 10 की घाते 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या भी जानते रहो, 6.4 गुणे 10 की घाते 6 मीटर होता है, 6.4 गुणे 10 की घाते 6 मीटर। ठीक, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण GM मान लो, GM कितना होगा। दोस्तों हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन होता है G = GME/RE²। G = GME/RE², ये रिलेशन है। और इस रिलेशन में इस कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू आपको याद हो गई होगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जबकि ये जो दोस्तों ME है मास ऑफ अर्थ, और RE क्या है, मास ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। दोस्तों यहाँ पे अपने को GM में कन्वर्ट करना है। जब GM यहाँ पे लिखोगे, ये समझो GE के लिए है, जब GM बनाओगे सब जगह MM बना दो, बात समझ रहे हो ना। ये अर्थ के लिए हो गया तो GE, देखो GE है तो E हो गया, E हो गया। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे GE लिखते नहीं हैं, केवल G लिख देते हैं। जब इसको हम लोग GM बनाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल G में कोई चेंज ही नहीं, ये तो भैया हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। ME के प्लेस पर MM हो जाएगा, RE के प्लेस पर RM हो जाएगा। वाह भाई मजा आ गया। तो दोस्तों GM की वैल्यू, G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। M की वैल्यू क्या होता है, देखो क्वेश्चन में दिया 7.34 गुणे 10 की घाते 22 बटे RM का मान 1.75 गुणे 10 की घाते 6 का होल स्क्वायर। अब बताओ दोस्तों ये क्या छोटा सा कैलकुलेशन है, क्या छोटा सा कैलकुलेशन है क्या, देख लो जरा कैलकुलेशन को। 6.67 गुणे 10 की घाते -11 गुणे 7.34 गुणे 10 की घाते 22 बटे दोस्तों 1.75 गुणे 1.75 गुणे 10 की घाते 12। ये दोस्तों कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है कि इसमें इतने गुणा किया जाए, फिर जो आए इतने का गुणा किया जाए, फिर उसको दोनों को डिवाइड किया जाए, तब जाके आंसर बताया जाए। तो आप लोग दोस्तों ये घर पे काम करेंगे, और घर पे काम करने के बाद देखेंगे कि आपका आंसर जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। और आंसर दोस्तों आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की है बारी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन करते करते आपको कुछ चीज़ें याद हो जानी चाहिए। पहला बात तो स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है ये, ठीक ना, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है। दूसरा, अर्थ का मास इतना होता है, अर्थ का रेडियस इतना होता है। अगर दोस्तों आपको याद हो जाए कि मून का मास और मून का रेडियस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहा कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना बहुत जरूरी नहीं कि अर्थ का मास, अर्थ का मून का मास और मून का रेडियस याद रहे, बाकी अर्थ वाला याद रहे, ठीक ना, क्योंकि भैया हम अर्थ पे रहते हैं, जिस पे रहते हैं उसी का ना पता रहे, ठीक है, जिस पे रहते हैं
उसी पर ना पता, उसी का ना पता रहे तो बेकार है ना, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 में कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 6 मीटर। अब कहोगे सर अभी आप 6.4 लिखे थे, तो 6.37 है, उसको 6.4 मान लिया जाता है। 6.37 × 6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना कीजिए। अब दोस्तों देखो, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी का घनत्व आपको पता है दोस्तों। हमने जो है पृथ्वी का द्रव्यमान अभी बताया कि पृथ्वी का द्रव्यमान सॉल्व करोगे 6 × 10⁻24 आएगा नियर अबाउट। पृथ्वी का घनत्व 5.5 × 3 आता है। तो अगर हम दोस्तों वैल्यू रख करके, वैल्यू केवल रख करके उसको सॉल्व करें या ना करें, डायरेक्ट बता देंगे इतना आंसर आता है। केवल वैल्यू रख देना है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बता देंगे इतना आंसर आता है। ये होता है, ठीक ना। अगर ये होता है, अगर ये हो जा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। अपने को केवल करना क्या है कि वैल्यू को केवल रखना है, वैल्यू को केवल रख देना है, ठीक है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है गिवन। तो जो क्वेश्चन में है कि आपका पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो हम लोग बोलेंगे आर ई कितना दिया हुआ है 6.37 × 10⁻6 मीटर है, ठीक ना। ये अर्थ की रेडियस हो गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तथा गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और क्या दे दिया है, पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना करना है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान दोस्तों उसको हम लोग लिखते हैं ME और घनत्व को रो से लिखते हैं, दोनों चीज़ निकालना है। अब इन दोनों चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए अपने को फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन का। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, स्मॉल जी इक्वल टू GME/RE², ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में जब वैल्यू को रखेंगे तो स्मॉल जी इक्वल टू, अच्छा अपने को ME चाहिए तो ME पहले से यहाँ से निकाल लो कि ME क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ME इक्वल टू हो जाएगा, ME हो जाएगा GRE² हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, GRE² हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू अपने को निकालना है, उसको निकालने के लिए जितनी फार्मूले में जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड है अपने को। देखो G की वैल्यू क्या है 9.8, RE की वैल्यू 6.37 × 10⁻6 का होल स्क्वायर अपान कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। अब इसको करना क्या है, इतने का ये होल स्क्वायर, इसका मतलब कि यही चीज़ दो बार है। देखो कैसे, ME इक्वल टू 9.8 × 6.37 × 6.37, पावर का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पावर 10⁻6 है और ये 2 है, पावर ये 6 है, पावर ये 2 है, पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻12 अपान 6.67 × 10⁻11। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, इसका इतने का तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें इतने से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद पावर को सेट कर दोगे, सेट करने के बाद आंसर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 × 10⁻24 और मास है, मास का यूनिट होता है kg, ये आपको मिलेगा, ठीक। और क्या पूछा हुआ, डेंसिटी, डेंसिटी पूछा हुआ, बस कहीं और फार्मूले पे नहीं भागना है, बस इसी फार्मूले पे थोड़ा सा और चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, स्मॉल जी इक्वल टू G/R², RE², ME क्या है, मास और डेंसिटी, और उसके वैल्यू में एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला दोस्तों आपने बहुत बार याद किया होगा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वैल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मास अपान वैल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूम इंटू डेंसिटी। और अर्थ का शेप स्फीयर होता है, तो स्फीयर का जो वैल्यूम होता है 4/3 पाई r बोले तो रेडियस क्यूब इंटू रो। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस को क्या माने हैं, RE माने हैं, तो यहाँ पे RE लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई RE क्यूब, और डेंसिटी का सिंबल क्या हो गया, रो। तो ये 2 टाइम्स पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, कट जाएगा। तो स्मॉल जी इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G अपान, अच्छा अपान तो है ही नहीं है, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई RE इंटू रो। अपने को फाइंड क्या करना है, रो। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा 3G अपान 4 पाई कैपिटल G RE ये हो जाएगा। G की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11,
आर ई की वैल्यू 6.37 इंटू 10⁻6 सब वैल्यू को रख करके आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आंसर जब आप मिलाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻3। और डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ से यूनिट जो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक ना दोस्तों। इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो। बाकी और चैप्टर में मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप मोबाइल यूज़ करिए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपका टाइम बचेगा। बाकी हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आपका गुणा भाग और स्ट्रांग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और ईजी वे में कर सकते हो। बाकी तो मोबाइल आपको टच करना पड़ेगा, अगर टच कर रहे हो कोई गलत बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, आप कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कब ये आंसर को सही लाने के लिए, बाकी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अभी तो हमने कितना क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन। अब 6वें क्वेश्चन की है बारी। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने देख लिया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो न्यूमेरिकल इजी हैं, लेकिन कैलकुलेशन केवल टफ है। कैलकुलेशन को अगर हटा दिया जाए तो लगेगा कि न्यूमेरिकल ठीक ठाक है, फार्मूला बेस है, लेकिन फार्मूले में चीज़ें नंबर ऐसे लिखे रहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद कहेंगे 3 डिजिट, और फिर उसी में डेसिमल के 2 डिजिट के 2-3 बार मल्टीप्लाई करने को, ठीक टफ मतलब कैलकुलेशन से। बाकी वैसे तो ईजी है, लेकिन अब आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं 2-3, और यही एग्जाम में आते हैं। जो बताने जा रहा हूँ वही एग्जाम में आते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन से कह रहा 6 में कि एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है तथा उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने को तो पढ़ लिया आपने। गिवन क्या है, एक ग्रह का द्रव्यमान। दोस्तों ग्रह का जो द्रव्यमान है, एम होता है मास, ग्रह को हमने ले लिया प्लेनेट, पी फॉर प्लेनेट, यानी ग्रह का द्रव्यमान। जो ग्रह का द्रव्यमान है वह कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना। पृथ्वी का द्रव्यमान एम का 8 टाइम्स, एम का 8 टाइम्स क्या है, प्लेनेट का मास है। उसके बाद तथा उसकी त्रिज्या यानी उस ग्रह की त्रिज्या यानी आरपी, जो आरपी है वह क्या है, वह पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है आरई, आरई का 2 टाइम्स, ये हो गया। तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा, ग्रह पर ये जीपी का मान आपसे पूछ रहा है, जीपी का मान क्या होगा। दोस्तों अभी आपने याद किया, मैंने याद कराया आपको कि जी इक्वल टू होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और ये दोस्तों आपको पता है कि जी ई यानी इतने की पूरी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब हम लोग जीपी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जीपी बनाए तो कैपिटल जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर। इन सबको चेंज करो, जी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि जी है ही है। एम पी को बनाओ एम ई, आर पी को बनाओ आर ई। कैसे बनाते देखो, जी पी इक्वल टू जी एम पी वैल्यू क्या है 8 एम ई, एम ई बन रहा है देखो ना, यही बनाना है। आर ई, आर पी को हटाओ, आर ई लेकर आओ तो 2 आर ई का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो दोस्तों ये g इंटू 8 एम ई अपान 4 आर ई स्क्वायर, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, ये 2 एक्स्ट्रा आया है, इस 2 को मैं आगे लिखता हूँ 2 इंटू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, और 2 जी एम ई अपान आर स्क्वायर, जी एम ई अपान आर स्क्वायर वैल्यू क्या है 10, तो जी पी इक्वल टू 2 इंटू 10 और 2 10 जा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम ईजी हो गया। बस दोस्तों करना क्या है आपको, देखो ये चीज़ आपने याद कर लिया है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन है, इस जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब दिया हुआ था। आपने क्या किया कि एम पी के प्लेस पर एम ई कैसे बनेगा, आर पी के प्लेस पर आर ई कैसे बनेगा, बस और कुछ नहीं करना था, अपने आप आ गया। 7 आ जाओ, इसी टाइप का 7 भी है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह पर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 तथा इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। मंगल पर स्मॉल जी का मान कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन भैया, एकदम ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के तल पर गुरुत्व, पृथ्वी के तल पर गुरुत्व चाहे जी लिखो चाहे जी ई लिखो, दो बात एक ही है। तो जी कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कह रहा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान, मंगल ग्रह का द्रव्यमान, एम मतलब द्रव्यमान और एम मतलब मंगल होता है, तो मैं मंगल नहीं लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ, यानी मंगल ग्रह कोई प्लेनेट है, ठीक है, एम पी। मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10, ठीक। उसके बाद द्रव्यमान तथा इसकी त्रिज्या, यानी मंगल ग्रह की त्रिज्या आर ई, मंगल ग्रह की तो आर पी लिख दो। इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई का आधा है। तो कह रहा है कि मंगल ग्रह पर जी का मान कितना होगा। मंगल ग्रह पर जी का मान उसको हमने माना जीपी आपसे पूछ रहा है। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जी का फार्मूला होता है, जीई का जो फार्मूला होता है GME/RE²। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग GME/RE², इसको नहीं बोलो GE, और GE कितना दिया हुआ है 10, ये 10 दिया हुआ है। इसी को मान लो क्वेश्चन नंबर 1, देख लो एकदम वही सेम जा रहा है ना। तो GP क्या हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, GP इक्वल टू जाएगा GMP/RP²। अब MP को बनाओ ME में, RP को बनाओ RE में, तो GP इक्वल टू GMP, MP के प्लेस पर क्या लिखोगे ME/10, ME/10 अपान RP के प्लेस पर RE/2 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा दोस्तों आपका GP इक्वल टू GME/10 और 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा 4/RE²। GP इक्वल टू 4/10 इंटू GME/RE²। GP इक्वल टू 4/10 और GME/RE² की वैल्यू, GME/RE² की वैल्यू 10 ही देखो 10 बेचारा गया, तो GP इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों बहुत इजी वे है, इजी वे से हमने निकाला, ना कि समीकरण 1 समीकरण 2 बना करके उसको डिवाइड करके वगैरह वगैरह से नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। मज़ा आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हो गए इस वाले स्लाइड पर, यानी बोले तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं 8 वाले क्वेश्चन। लो भाई फिर आ गया कैलकुलेशन लंबा वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में लंबा वाला क्वेश्चन आएगा। इसमें देखा कहीं भी कैलकुलेशन है एकदम। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कतई नहीं आते हैं, ठीक ना, कि हाँ कैलकुलेशन दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कहीं भी मैंने नहीं कहा कि हाँ लाओ मोबाइल लेकर आओ कैलकुलेटर खोलो गुणा भाग करो और आपको देख के डर लगे, एकदम नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए भाई। अब आते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। और 8 की खबर लेते हैं, देखते हैं भाई 8 क्या अपने लायक है कि नहीं। इधर दोस्तों प्रयास जरूर किया करो, ठीक ना, क्वेश्चन सामने आया करें, एक बार वीडियो को रो करके एक बार प्रयास जरूर किया करो और तन मन धन से प्रयास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो विषुवत तल में किसी स्थान पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। यह मान लीजिए कि पृथ्वी 6.4 मीटर त्रिज्या का गोला है। दोस्तों जब कोई पृथ्वी, जैसे कोई पृथ्वी है, ये हमें पृथ्वी बनाया, ठीक ना, जो दोस्तों स्मॉल जी है, स्मॉल जी के थोड़ा सा थ्योरी 5 मिनट, स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन है वो 4 तरीके से होता है। मैंने क्या बताया आपको, क्या बोला कि स्मॉल जी के मान में परिवर्तन 4 तरीके से होता है। कौन कौन 4 तरीके से, कि पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई पर जाने पर, पहला आया ऊंचाई पर जाने पर, दूसरा आया गहराई पर जाने पर, दूसरा आया गहराई नीचे आ जाए तब, तीसरा पृथ्वी के आकार के कारण, और चौथा है दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण, यानी घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी भैया घूर्णन गति करती है ना, घूर्णन गति के कारण।
तो 4 तरीके से परिवर्तन आता है और सबका अपना अपना फार्मूला होता है। ऊंचाई का फार्मूला आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अभी इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। गहराई का फार्मूला हो जाता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर या आर ई, ये दूसरा वाला फार्मूला हो गया। इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। आकार वाले पे फार्मूला वही है जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, जिस पे क्वेश्चन लगा ही चुके हो कि जहाँ पे आर कम होता है वहाँ पे जी ज़्यादा होता है, जहाँ पे आर ज़्यादा होता है वहाँ पे जी कम होता है। घूर्णन गति के कारण दोस्तों जो फार्मूला बनता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा, ये फार्मूला बनता है। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा, ये फार्मूला बनता है। अब इतने फार्मूले हैं और इतने फार्मूले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक ना। इसके बाद और भी फार्मूले हैं, उस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल में इतने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन फार्मूले पर, क्योंकि ये सब जी के मान में परिवर्तन वाले दिखा रहे हैं। अभी इस वाले फार्मूले पर है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पर आने के लिए तो मैं इसको इरेज कर दूं और इसको फार्मूले के रहने देता हूं भी। अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, तो विषुवत तल पर एक होता है दोस्तों पोलर और एक होता है इक्वेटोरियल। देखो जरा, जैसे हमने अर्थ को बनाया कुछ इस तरीके से, और अर्थ पे अगर ये लाइन होती है और एक लाइन ये होती है, तो ये जो लाइन होकर के जाती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय रेखा, ठीक ना। ध्रुवीय रेखा और ये होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और दोस्तों हमने जो पार्टिकल हमको कहीं पे लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल लेते हैं यहाँ पे, और ये पार्टिकल जो विषुवत रेखा से जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। कोई भी पार्टिकल भूमध्य रेखा से जितने एंगल पर हो उस एंगल को बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पे जो अपना पार्टिकल है वो विषुवत रेखा पर है। जब विषुवत रेखा पर है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो विषुवत तल में किसी स्थान पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, यह मान लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक। तो अपने को जी के मान में परिवर्तन पूछ रहा है, तो आपको दोस्तों पता है कि जी की जो मान है ये जी यही पृथ्वी तल पर है और यही सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आपके स्कूल में जब टेस्ट होता है, टेस्ट मान चलो कि 30 नंबर का टेस्ट हुआ, तो जब आपने 25 पाया है 25/30 होता है, ना कि आपका 30/25 होता है। कि मतलब इस जी के मान में यानी 9.8 में वहाँ पे कितना, 9.8 की अपेक्षा वहाँ पे कितना है। ऐसे जैसे हमने 30 में कितना पाया तो 9.8 अर्थ पर है और वहाँ पे कितना है, ऐसे। तो हम जब भी माइनस करेंगे तो जी में से जी डैश को माइनस करेंगे। ये मेरा बताने का मकसद था कि हम लोग हमेशा जी में से जी डैश को ही माइनस करते हैं। आओ यहाँ बनाओ इसे, जी में से जी डैश को, तो जी माइनस जब जी डैश लिखोगे तो जी इधर भेज दो, ठीक ना, जी माइनस जी डैश, ठीक। नहीं समझ पाए होंगे, इसको मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ, इसको मैं इधर भेजता हूँ, जी डैश माइनस जी इक्वल टू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एक बार कॉमन लेता हूँ फिर बताऊँगा, डायरेक्ट यही लाइन होता है, ये लाइन आपको याद करना है। माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा जी माइनस जी डैश इक्वल टू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जी माइनस जी डैश इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फार्मूला बन गया। जब आपको परिवर्तन पूछेगा तब का फार्मूला है, ठीक ना। तो जी माइनस जी डैश पूछ रहा है, जी माइनस जी डैश इक्वल टू आर ई 6.4 × 10⁶ ओमेगा। ओमेगा दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ जो है क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो ओमेगा का फार्मूला जो होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है θ/t। कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं।
जब एक चक्कर पूरा होगा तो वहाँ पे जो थीटा हो जाता है 2 पाई होता है और ये समय कैपिटल टी बन जाता है। इससे पहले वाला जब हमने घूर्णन गति किया था वहाँ बताया था। तो मेगा की प्लेस पर हो जाएगा 2 पाई अपान टी का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर लैम्डा, कास हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 0, विषुवत्तल रेखा की बात हो रही है, विषुवत्तल की बात हो रही है। और कास जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एक बार लिख देता हूँ, कास स्क्वायर 0 डिग्री। जी माइनस जी डैश इक्वल टू 6.4 गुणे 10 की घात 6 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू 1। जी माइनस जी डैश इक्वल टू 6.4 गुणे 10 की घात 6 गुणे 4 पाई का मान 22/7, 22/7 देते हैं या 3.14, 3.14 गुणे 3.14 बटे टी। टी मतलब दोस्तों होता है समय, समय को हम लोग सेकंड में करेंगे। जो अर्थ है वह अर्थ अपने एक्सिस में मतलब कितना समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो 24 घंटे में। तो 24 घंटे हैं, 24 गुणे 60 गुणे 60, इसका स्क्वायर करना तो एक बार और लिखो 24 गुणे 60 गुणे 60। भाई ये टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ टी, 2 बार कर दोगे टी स्क्वायर हो गया। अब बताओ दोस्तों ये क्या इतना इजी है? 64 6.4 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14, जो भी आएगा उसमें इतने से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, सेट करोगे, तब जाके आंसर आएगा। तो ये दोस्तों आप लोग घर पे मोबाइल का हेल्प लेकर के कर सकते हो कैलकुलेटर के मीडियम से। बाकी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आंसर इसको सॉल्व करोगे वह आ जाएगा 0.0338, ये आपका आंसर आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं किया, बाकी ये सब चीज़ें आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। हाँ ये फार्मूला कैसे कैसे बन रहा है, मेरा मेन काम ये है, हाँ ये सब चीज़ें मुझे बताना है। बाकी ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मोबाइल से कर लेना है, घर पे प्रयास अपने से नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, कर भी नहीं पाओगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे कहोगे हाँ एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एकदम एक टाइप के क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और कहाँ रहा आपसे, जरा देख लो। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो 45 अंश अक्षांश वाले स्थान पर गुरुत्वीय जनित त्वरण के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा? कितना परिवर्तन हो जाएगा मतलब जी माइनस जी डैश पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? जी माइनस जी डैश पूछ रहा है। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो 45 अक्षांश वाले लैम्डा दिया है ना, 45 अक्षांश वाले 45 अंश लैम्डा दे दिया है। अक्षांश वाले स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा, यानी अपने से पूछ रहा है जी माइनस जी डैश। तो अभी हमने फार्मूला देखा, ये फार्मूला कि जी माइनस जी डैश का फार्मूला होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा। तो जी माइनस जी डैश इक्वल टू आर ई की वैल्यू 6.4 गुणे 10 की घात 6, ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपान कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री। जी माइनस जी डैश इक्वल टू 6.4 गुणे 10 की घात 6 गुणे 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, कास 45 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर। जी माइनस जी डैश इक्वल टू 6.4 गुणे 10 की घात 6 गुणे 4 पाई का मान 3.14 स्क्वायर है, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। टी स्क्वायर वही 24 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 इंटू 1 अपान रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 2। अब दोस्तों वही बताओ, जितना जो चीज़ काम यहाँ पे करना है वही काम एकदम इसमें करना है, उसका हाफ कर दोगे क्या? हाफ करने पे आंसर आ जाएगा क्या? देखो 24 गुणे 60 गुणे 60, 24 गुणे 60 गुणे 60, 6.4 गुणे 6, 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14, सही तो है यार सब कुछ। हाफ करने पे आंसर आ जाना चाहिए यार। तो हाफ करूँगा अगर मैं इसका, तो इसमें जो आंसर आ रहा है वह क्या आ रहा है भाई, इसमें जो आंसर आ रहा है 0.0169, जीरो इसमें जो आंसर आ रहा है हाफ करने पे आ जाना चाहिए। 0.0 2 1 के 2 है ना, 2 1 के 2, 1 3 1 2 6 के 12, 12 1 13 1 2 9 18, 0.0169, सही तो है भाई, आ रहा है ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों मिला जुला के ये है कि आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब 10 पे आ जाए। अब 10 पे आते भैया, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो भाई इरेज कर देना। डर तो नहीं लग रहा है, गुस्सा उस्सा तो नहीं आ रही है, हैं? कि मन में आ रहा होगा अरे ये सर ये क्या बता रहे हैं, क्या क्वेश्चन। अभी जान लो कि ये आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के न्यूमेरिकल करा दिया जाए, और मुझे भी लगा यार कि हम लोग को पहले जो है जितनी पुरानी चीज़ें पढ़ लिए हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन हो गया था, गुरुत्वाकर्षण का ये हो जा रहा है, और इससे पहले मैंने आपको वो तो करा ही दिया है। इसके बाद हम लोग परिक्रमण का ग्रहों वाला करवा देंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद प्रत्यास्था वाला न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक ना। तो क्लास 11th का थोड़ा फोकस कर रहे हैं इसलिए, ताकि कि न्यूमेरिकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करें। जितना न्यूमेरिकल क्लास 11th का किए रहेंगे, क्लास 12th में आएंगे तो न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा भाई, एकदम मजा आएगा, ठीक ना। तो फिलहाल अभी न्यूमेरिकल जारी रहेगा, और न्यूमेरिकल पे अटैक जारी रहेगा, और कर भी रहे हैं। इरेज कर दे रहा हूँ, डरना मत भाई, ठीक ना। ये सब नहीं कि हाँ क्वेश्चन देख लिए तो डर जाए, एकदम नहीं, डरने नहीं देंगे आपको। कॉन्सेप्ट पकड़ो, और ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में जो बहुत कैलकुलेटिव वाले हों, बहुत कैलकुलेशन वाले हों, ये जान लो, रेयर केस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि कोई कण अपरिमित दूरी से पृथ्वी पर गिरता है। कहाँ से? अपरिमित दूरी, मतलब कोनो दूरी पता नहीं है, ठीक है। अपरिमित दूरी से पृथ्वी पर गिरता है। यदि उसका प्रारंभिक वेग 0 हो और वायु के घर्षण के कारण उत्पन्न प्रतिरोध नगण्य हो तो पृथ्वी तल पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय जनित त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा पलायन वेग। पलायन वेग नाम नहीं सुना है, ये अगले चैप्टर में बढ़िया से है, इसके मैं थोड़ा सा डिटेल में आऊँगा अगले चैप्टर में पलायन वेग के बारे में। लेकिन अभी इतना जानो कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान चलिए मैंने मार्कर लिया, मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा, फिर मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं इतना स्पीड दे दूँ, इतना स्पीड दे दूँ, इतना स्पीड दे दूँ, अगर हमारा सर कितना दे दें, इतना स्पीड दे दूँ, इतना स्पीड दे दूँ कि यह जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके ऐसा जाए कि हमेशा के लिए चला जाए। क्या हो जाए? हमेशा के लिए चला जाए, पृथ्वी पर कभी वापस लौट के ना आए। अगर ऐसा दोस्तों हो जा रहा है तो जो वेग हम लोग देते हैं उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। मतलब वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और कभी वापस लौट के नहीं आता है, ऐसे वेग को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। और पलायन वेग का दोस्तों वैल्यू जो होता है वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो अब बताओ ये चीज़ है कि हम नीचे से ऊपर फेंकने के लिए, तो वही बतिया ऊपर से नीचे फेंकने के लिए भी लागू होती है। ऊपर से कोई चीज़ नीचे, अब आपको लग रहा होगा कि देखिए अपरिमित दूरी से, गुरुत्वीय क्षेत्र का कुछ लिमिट है कि वहाँ से हम लोग फेंकते हैं वस्तु अपने आप आ जाती है, लेकिन जब बहुत दूर हो जाएगा तो वहाँ से अपने आप नहीं आएगा, वहाँ से अपने आप नहीं आएगा, तो वहाँ से पलायन वेग से फेंकना पड़ेगा, ठीक ना। तो वही पलायन वेग का फार्मूला होता है। पलायन वेग v इक्वल टू रूट में 2GRE, ये फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे v इक्वल टू रूट में 2 और g की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6। इसको दोस्तों सॉल्व कर लोगे। अब ये तो इजी है, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे थ्योरी में मैंने कहीं पढ़ाया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले मीटर में आएगा, मीटर को किलोमीटर बना देते हैं, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं करना, बस इसी को सॉल्व कर देना, सॉल्व करके ही आ जाएगा। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे भैया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी से 3200 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा जबकि इसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। चलो भाई, पृथ्वी से 3200 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से यानी पृथ्वी की सतह से h अपने को दिया हुआ है 3200 किलोमीटर। पृथ्वी से 3200 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? g का मान क्या होगा? मान लो वहाँ पे g का मान g डैश होगा। चलो भाई, g डैश होगा, जो g डैश का मान निकालना है, ठीक।
जी डैश जी का मान क्या होगा, जबकि इसका मान पृथ्वी पर, इसका मान पृथ्वी पर यानी जी डैश सॉरी जी पृथ्वी पर हम लोग जी मानते हैं, जी या जी ई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई दिया हुआ है, आर ई या आर दो बात एक ही है, 6400 किलोमीटर। ठीक, तो दोस्तों जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के लिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो फार्मूला अपना बनता है जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले दोस्तों जी डैश ये क्या होगा, जी डैश क्या होगा, जी की वैल्यू क्या है 9.8, जी क्या है 9.8 अपान 1 प्लस एच, एच कितना है 3200, आर कितना है 6400 किलोमीटर है, तो ये इतने का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू 9.8 अपान 1 प्लस 1 अपान 2, भाई यहाँ पे किलोमीटर कट जाएगा ना, किलोमीटर कट गया, और 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल टू 9.8 अपान 2 1 जा 2 2 1 3, 3 अपान 2 का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल टू 9.8 अपान 3 का स्क्वायर 9 अपान 4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो जी डैश इक्वल टू 9.8 इंटू 4 अपान 9। दोस्तों इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट देख के लिख दे रहा हूँ 4.35 है, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये नहीं एकदम वो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना, यहाँ पे झाऊआ भर का न्यूमेरिकल रहता है, मतलब वो कैलकुलेशन इतना गुणे इतना क्या है यार ये सब है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इरेज कर दे का, बुरा ना मानो तो इरेज कर दे रहा हूँ भैया, बुरा मान के क्या करोगे ना, है कि नहीं, तुम लोग कर ही लेते हो हैं, बहुत करोगे, अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे, है कि नहीं। बोले चूड़ियाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया, 12 का है, पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। चलो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई की बात हो रही है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर या ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी तल से और ऊंची जाने पर, तो जी डैश इक्वल टू फार्मूला होता है जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। इस सुंदर बेहतरीन जबरदस्त फार्मूला है। ठीक, अब इस दोस्तों फार्मूले में कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से कितनी, अच्छा देखो ये है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण और ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण और ये है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण। ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण आधा रह जाएगा, यानी पृथ्वी का आधा रह जाएगा, तो जी डैश जो है g/2 है पहले वाले केस में, कि पृथ्वी जो कितनी ऊंचाई पर जाए कि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाए। g/2 इक्वल टू g/1 प्लस एच, एच कितना दिया, अच्छा कितनी ऊंचाई पर जाए, h/r का होल स्क्वायर, तो जी बेचारा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 1 प्लस h/r इक्वल टू करडी में 2, 2 इधर आएगा करडी में 2 हो जाएगा ना भैया, स्क्वायर इधर आएगा करडी में 2, 1 प्लस h/r इक्वल टू करडी में 2 का मान 1.414, तो h/r इक्वल टू 1.414 माइनस 1, h/r इक्वल टू 0.414, तो h इक्वल टू 0.414 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.414 इंटू 6400 किलोमीटर, h इक्वल टू इसको गुणा कर दोगे 2650 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा ये। ठीक, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में दोस्तों क्या कह रहा है, 1/4 रह जाएगा, कि मतलब कितना ऊंचा जाएं
कि वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण हो वो मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/4 रह जाए। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है g और वहाँ ऊपर गए वहाँ क्या है g डैश। तो g डैश की वैल्यू क्या होना चाहिए, g/4 हो जाना चाहिए, इक्वल टू g अपान 1 + h/r का होल स्क्वायर। जी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 + h/r इक्वल टू करड़ी में 4, 1 + h/r इक्वल टू 2, h/r इक्वल टू 2 - 1, h/r इक्वल टू 1, h इक्वल टू r, और r की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। ठीक हो गया भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, मजा है ना। ऐसे दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए क्या यहीं पे, चलो क्वेश्चन नंबर 13, वहाँ पे क्वेश्चन हालांकि लगा होगा हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। फार्मूला दूसरा वाला चीज़ें वही पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 - h/r। तो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना अंदर जाएं, पृथ्वी तल से कितना अंदर जाएं कि वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो जी डैश होगा, वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाएगा। तो जी डैश कितना हो जाएगा, g/2 इक्वल टू जी 1 - h/r। जी कट गया, 1/2 इक्वल टू 1 - h/r। h/r को इधर भेज दो, h/r इक्वल टू ये इधर आया प्लस हो गया 1 - 1/2। तो h/r इक्वल टू 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। h इक्वल टू r की वैल्यू क्या होती है 6400 किलोमीटर अपान 2। h इक्वल टू हो जाएगा 3200 किलोमीटर। ठीक, अच्छा दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/4 रह जाए। तो g जो g डैश है वहाँ पे g/4 इक्वल टू जी 1 - h/r। जी से कैंसल, 1/4 इक्वल टू 1 - h/r। तो h/r इक्वल टू 1 - 1/4, h/r इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 में से बन जाएगा 3, 3/4। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू r। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। 4 से काट दे 16, 16 3 48, तो 4800 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक ना, 4800 किलोमीटर। चलो भाई, तो हो गया 13, 12 और 13 हो गया। 12 और 13 बढ़िया था ना, बढ़िया था कि नहीं भाई, मजा आया। 12 और 13 में कोनो दिक्कत परेशानी एकदम नहीं ना, सही है। चलो आगे आ जाए, चलो भाई इरेज करते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग 14 पर। धीरे धीरे बोल कोई सुन ले कोई सुन ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ले कोई सुन ले। क्वेश्चन नंबर 14 भैया आपसे कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर, दूसरा ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। मतलब अब की बार एक ही क्वेश्चन में दोनों फार्मूला लगवा रहा है। अगली बार में क्या था, एक क्वेश्चन में अलग फार्मूला, एक क्वेश्चन में अलग फार्मूला, मतलब 2 क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूले, एक ही क्वेश्चन में दोनों फार्मूले, ऊपर नीचे वाला दोनों, मतलब याद करवा रहा है फार्मूला आपसे। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है नीचे जाने पर। तो नीचे जाने पर आप लोग जानते हो, नीचे जाने पर दोस्तों फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी 1 - h/r। तो क्या कह रहा है, नीचे जाने पर, ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। कितना नीचे जाए कि ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाए। तो ये भैया आधा हो जाए, जी 1 - h/r। जी छटक गया, 1/2 इक्वल टू 1 - h/r। तो h/r इक्वल टू 1 - 1/2, h/r इक्वल टू 2, 1 में से आधा गया, आधा। तो h इक्वल टू r/2, r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर अपान 2। तो h कितना आ गया 3200 किलोमीटर। h कितना आ गया 3200 किलोमीटर। तो ये इसमें 14 में 2 सवाल है, पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा था
ऊपर जाने पर, तो ऊपर जाने पर कहाँ से, पृथ्वी तल से, ठीक ना, और कहीं नहीं भैया, और कहीं से नहीं, ऊपर जाने पर। तो जी डैश इक्वल टू फार्मूला होता है जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी अपान 2 इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। जी जी कट गया, 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 प्लस एच अपान आर इक्वल टू कर डी में 2, एच अपान आर इक्वल टू कर 2 का मान 1.414 प्लस इधर आएगा तो माइनस, एच अपान आर इक्वल टू 0.414, तो एच इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.414 गुणे आर, एच इक्वल टू 0.414 गुणे आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, सॉल्व कर दोगे 2650 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक ना। ये हो गया भाई। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 पे आ जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, इधर थोड़ा सा अच्छे हैं क्वेश्चन, अच्छे हैं, मतलब वो नहीं है ना कि कैलकुलेशन वाले हैं, कैलकुलेशन वाले थोड़ा कम है इधर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपसे कह रहा है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब पृथ्वी की त्रिज्या आर ई 6.4 6 मीटर है। पृथ्वी के केंद्र से 2 आर ई दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले समझ लो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और तब जाके क्वेश्चन लगाएं, क्या जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता देते हैं और तब जाके क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक ना। चलो भाई इरेज कर दूँ, मैं इरेज करता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दें, उसके बाद जब जाकर क्वेश्चन लगवाएं तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, सिंबल होता है आई, आई इक्वल टू होता है एफ अपान एम। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। एक तो ये सिंपल फार्मूला हुआ जो डिफिनीशन बनाता है, ये डिफिनीशन के लिए हो गया। यहाँ से दोस्तों इसका एसआई यूनिट आपको याद हो जाएगा, न्यूटन पर केजी। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा न्यूटन के प्लेस पर डाइन, डाइन पर ग्राम हो जाएगा। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा फोर्स का MLT-2 और मास का M से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-2, ठीक। क्वांटिटी की बात करते हैं दोस्तों, कैसी क्वांटिटी है ये, फोर्स वेक्टर है, मास स्केलर है, दोनों में से एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा, आई अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन जो होता है किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, ऐसे होता है। इतनी बात समझ में आई। एक दोस्तों फार्मूला होता है बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, फार्मूला है ये, बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान के कारण, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र। वो दोस्तों फार्मूला देखो क्या है, मान चलो कि ये अपना कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है जो कि किसी और पिंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक। अब इसके कारण दोस्तों इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा, कितना लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तो अपने को चाहिए क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पाने के लिए m को नीचे आना पड़ेगा, तो F अपान m इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। F अपान m बन गया दोस्तों I इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला ये हो गया, I इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी दोस्तों हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन सीखा था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है स्मॉल जी इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर। अगर हम लोग मास को ME मान लेते हैं तो इसको मैं लिखूंगा I इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो, ठीक ना, अभी ये अर्थ की बात नहीं था, अर्थ की बात करूं तो GME के प्लेस पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो GME हो जाएगा GRE स्क्वायर।
तो यहाँ पे लिखो जी एम ई के प्लेस पर GRE² अपान RE², RE कट जाएगा तो I इक्वल टू हो जाता है G। ठीक ना। तो यानी जो आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वह इक्वल किसके होता है? ग्रेविटी के इक्वल होता है। ठीक, तो इतनी बातें तो यहाँ से समझ में आई। तो मिला जुला करके एक फार्मूला आपको एक ये हो गया। इस पर न्यूमेरिकल बहुत कम मिलते हैं, इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको अवेरेज करें। एक ही फार्मूला याद कर लो, इस फार्मूले से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, बाकी एक फार्मूले याद कर लो बस, और कुछ याद करना ही नहीं है, और कुछ याद करना ही नहीं है। एक फार्मूले ये फार्मूले ये, बाकी सब चीज़ें अपने आप थ्योरी कंप्लीट। ऐसे ही दोस्तों आपको पढ़ना है, ऐसे ही आपको चाहिए पढ़ने को कि हाँ फार्मूले से डिफिनेशन बनाओ, फार्मूले सब कुछ बनाओ, तब फिजिक्स आपको इजी लगेगी। बाकी डेरिवेशन के लिए केवल समय दो, बाकी ये सब चीज़ों के लिए नहीं। SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशन, क्वांटिटी, डिफिनीशन, इस सब के लिए नहीं समय देना है। डेरिवेशन में थोड़ा समय देना बस, ओनली एंड ओनली डेरिवेशन में टाइम देना है। तो क्वेश्चन में फिलहाल आते हैं भैया, इसको इरेज करता हूँ ना। हाँ इरेज कर देते हैं। काम भर की थ्योरी हो गई। अब यहाँ से आपको न्यूमेरिकल टपका सकते हो, खटाखट टपकाओगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 था वह क्या था कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE याद हो गया होगा 6400 किलोमीटर जो मीटर बनाते हैं 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। गजब। पृथ्वी के केंद्र से 2R दूरी पर, जो भी मैंने R बताया था वह R क्या है? 2RE डिस्टेंस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो I। अभी दोस्तों हमने फार्मूला देखा कि I इक्वल टू होता है GM अपान R², नहीं ना, GM अपान R²। तो यहाँ पे अगर बात हो रही है पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसे हमें अच्छा R के प्लेस पर 2RE लिखेंगे, और मास किसकी लेंगे? पृथ्वी की, क्योंकि यहाँ पे G की बात हो रही है, G पर G इतना होता है। मिला जुला के देखो ऐसे यार, सिंस GME इक्वल टू GRE²। ठीक है, तो I इक्वल टू GME जगह पे GRE² अपान R के प्लेस पर 2RE² है तो आप स्क्वायर से लगा दो। GRE² अपान 2 का स्क्वायर 4 RE² कैंसिल। G की वैल्यू क्या है? 10 अपान 4 का मतलब 2.25 सही है। 2.25 नहीं 2.5। 10 का एक चौथाई 10 का आधा 5 का आधा 2.5 यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। हो गया सवाल। ठीक ना, देखा ना, थोड़ी थ्योरी पढ़ा, सवाल अच्छे से हो गया, तुरंत खटाक से हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की हाल चाल ले लो। 16 कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से 1000 है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान -5.0 गुणे 10⁻4 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों गुरुत्वीय विभव, थोड़ा सा गुरुत्वीय विभव के बारे में जान लो, थोड़ा सा गुरुत्वीय विभव। दोस्तों गुरुत्वीय विभव को समझने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है वैद्युत विभव आपने पढ़ा हुआ है। मान चलो कि आपको नहीं याद है, ठीक है, जब ये नहीं याद है तो इस पे आते भी नहीं है। गुरुत्वीय विभव क्या है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, ये अनंत है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में जो काम किया जाता है, जो वर्क होता है, वही वर्क उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाए, वही काम उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय विभव का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू, एक तो फार्मूला सिंपल होता है V इक्वल टू W अपान m, और अनंत से किसी भी चीज़ को लाने के लिए अपने को कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता है, इसलिए W हमेशा माइनस में, V इक्वल टू माइनस में W अपान m। अगर ये चीज़ इतना पता है, ये फार्मूला पता हो गया ना, V इक्वल टू माइनस में W अपान m, ये फार्मूला केवल याद करो। अगर दोस्तों ये फार्मूला आपको याद हो गया तो इस फार्मूले से आपको SI यूनिट बताना, जूल,
पर केजी, आपको सीजीएस यूनिट बताना, सीजीएस यूनिट बताना, जूल की जगह पे अर्ग, अर्ग पर ग्राम, डायमेंशन बताना, डायमेंशन ml2t-2, मास का m से कैंसिल हो जाएगा, L2t-2, देखो डायमेंशन बता ले रहे हो। यहाँ से ये कैसी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर मास स्केलर दोनों स्केलर हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसको आप सिंपल मेथड से ऐड कर सकते हो। ये हो गया डिफिनीशन हो गया, ये फार्मूले पा जाते हैं। दोस्तों जो वैद्युत विभव हटाओ, गुरुत्वीय विभव का जो फार्मूला होता है, एक तो फार्मूला ये डिफिनीशन से, एक फार्मूला जो सॉल्व करके लाते हैं -gm/r। अब दोस्तों इसमें देखो I = है gm/r², और यहाँ पे v = माइनस में gm/r। इन दोनों में रिलेशन भी होता है। इन दोनों दोस्तों अगर रिलेशन देखोगे तो v/i करो या i/v करो, दोनों बात आपके लिए एक ही है। तो v/i अगर मैं कर दूँ तो माइनस में gm/r इंटू r²/gm, और gm कट जाता है, एक r कट जाएगा, तो v/i = आ जाएगा माइनस में r। ये आपको क्या है, रिलेशन होता है, i और v में रिलेशन है ये। तो यहाँ से अगर आपको v पूछा जाए तो v = क्या बताओगे, माइनस में i इंटू r। v = क्या हो जाएगा, माइनस में i इंटू r, ये रिलेशन है, ठीक ना। तो ये सब बातें समझ में आई। यहाँ से इस वाले फार्मूले से सब डिफिनीशन वगैरह सब बता लोगे। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ से ये डिराइव करके निकाला गया है। ठीक, मजा आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। साइड हो गया भाई, ठीक है। चलो इसको नोट करने लायक रहा कर भाई, नोट कर लिया करो, नहीं रहा करे तो मत नोट किया करो। बाकी मेरा काम है बताना, ठीक ना। मैं तो बताऊंगा भाई, मैं बिना बताए नहीं रहूँगा, ये जान लो। मैं तो बताऊंगा, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, ठीक ना। तुम कुछ भी कर लो, मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बता के ही रहूँगा। तो 1000 मीटर की दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से, अब दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से और एक पृथ्वी की सतह से, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र से यहाँ से दूरी होता है r, और यहाँ तक मान लो है ये h, ये है h। तो अगर केंद्र से यहाँ तक है तो डायरेक्ट इसको r लिखोगे, r जो होता है r+h होता है। अगर कहीं भी कहें पृथ्वी के सतह से तो उसको हम लोग मानेंगे h। पृथ्वी के सतह से h, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r, ठीक, याद बात ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र से तो स्मॉल r हो गया, r = इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सही ना। एक लिख करके 4 जीरो है भाई। मीटर दूरी पर किसी स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान, गुरुत्वीय विभव v क्या दिया है, -5 × 10⁴ जूल पर किलोग्राम है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I पूछ रहा। अभी मैंने फार्मूला बताया कि सेंस v/i = क्या होता है, माइनस में r, ठीक ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I पूछा हुआ है, तो I की वैल्यू प्लस में आएगी, तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा v/r। तो v की वैल्यू क्या है, माइनस हटा ही दो, माइनस से कोई मतलब नहीं रह गया। माइनस को डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि कार्य नेगेटिव में प्राप्त हुआ है, मतलब कार्य प्राप्त हुआ है, करना नहीं पड़ा है। 5 × 10⁴ बटे 1 लिख करके, यानी 4 जीरो है, 10⁴, 4 कट जाएगा, तो I कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन पर केजी, 5 न्यूटन पर केजी। देखो थ्योरी पढ़ने के बाद ये वाले न्यूमेरिकल कितने खट से लग गए ना। v/i = क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन पर केजी। इसीलिए मैंने थ्योरी आपको बताया, ठीक ना। तो थ्योरी दोस्तों अच्छी लगी ना, मज़ा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलो भाई, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का है। पृथ्वी के केंद्र से उतनी ही दूरी है, 10,000 किलोमीटर है, की बार किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान पूछा, इसी का उल्टा करके पूछ रहा है। तो r जो दिया हुआ है 10⁴ किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बना दो, 10⁴ किलोमीटर को मीटर बनाओगे 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर। अच्छा गजब। बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो I कितना दिया हुआ अपने को, I दिया है दोस्तों 4.8, 4.8 न्यूटन पर केजी। ये है, पूछ क्या रहा है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V पूछ रहा है। अभी हमने फार्मूला देखा, सेंस है v/i = r। आप माइनस भी लगा सकते हो, माइनस में r। v अपने से पूछा हुआ है, v = माइनस में i × r। तो v = -i के प्लेस पर 4.8, r के प्लेस पर 10⁻7, तो v = -4.8 × 10⁻7। वाह, आंसर हो गया भाई,
गजब यार, जूल पर केजी, जूल पर केजी। देखो है ना हैंडसम सवाल, मजा आया ना, कोई दिक्कत एकदम नहीं। बस ये फार्मूला केवल आपको याद रहे, मुस्कुरा के आप राजा की तरह क्वेश्चन करोगे, बस केवल आपको फार्मूला याद रहे, मुस्कुरा के आप करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते भैया, इरेज कर देना। अभी आएंगे डेरिवेशन और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, घबराओ मत, डराने के लिए एक आध दो क्वेश्चन आएंगे जो अंत भला तो सब भला वाली बात होती है ना, तो यहाँ पे अंत भला वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंत में भी क्वेश्चन आएंगे कुछ कैलकुलेशन वाले, बाकी इधर तो क्वेश्चन बढ़िया मिल गए, मजा आ गया। जितना उधर हम लोग ने दुख उठाया, इधर आकर के मजा आ गया भाई। लेकिन अभी मिलेंगे एक आध दो खतरनाक वाले। चलो भाई आ जाओ, अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कह रहा कि पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 6 मीटर है तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई जरूरत नहीं है कुछ लिखने की, बताओ क्वेश्चन समझो। पृथ्वी की सतह से ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की यहाँ पे सतह हो गया, ये क्या है सतह हो गया। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी एच दिया हुआ है। एच क्या दिया है 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो वो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई और गुरुत्वीय विभव v दोनों निकालना है, ठीक ना। गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या आर हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर, वो भी दिया है, तथा पृथ्वी सतह पर जी इतना दिया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों अभी हमने फार्मूला देखा कि आई इक्वल टू फार्मूला होता है GM/R, GM/R। आई इक्वल टू जब पृथ्वी की बात होगी तो GME लिखेंगे, तो GME मैंने लिख दिया, ठीक ना। अभी आर ही नहीं लिखेंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे सतह से इतनी ऊंचाई पर पूछ रहा है तो आर हो गया है। अच्छा, सतह से, और ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या बोलेंगे RE, जो R होगा GME की जगह पे GRE² अपान इस R के प्लेस पर RE + H, ठीक ना, RE + H। तो I इक्वल टू GRE² अपान RE + H। H कितना है 6400, तो त्रिज्या के बराबर तो ऊंचाई है, उसको भी आप लिख सकते हो RE। I इक्वल टू GRE² अपान 2RE, एक RE से कट गया, तो I इक्वल टू GRE अपान 2। G की वैल्यू 10 अपान 2, RE की वैल्यू 6400, तो 2 × 5 = 10, 5 चौके दोस्तों हो जाएगा 20, 5 × 6 = 30, 30 और 2 = 32, लेकर के 2 0 और, ठीक ना। इतना हो गया, तो आंसर कैसे दिया हुआ ये 3 दशमलव माइनस क्या दिया भाई, ये हमने क्या निकाला, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई निकाला ना। आई इक्वल टू GM बाई आई इक्वल टू GM/R² होता है, आई इक्वल टू GM/R², तो GME/R², तो ये R + H का होल स्क्वायर, RE + RE का होल स्क्वायर, 2RE का स्क्वायर, यही तो गलती हुआ है। देख रहे हो, फार्मूला हमसे भी मिस हो रहा है, क्या बात है, हो जाता है भाई, ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, हमें होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो ये हमारी गलती है। GRE² अपान 2RE का होल स्क्वायर, तो GRE का स्क्वायर अपान 4RE², RE कट जाएगा। I इक्वल टू G जगह पे 10/4, 10/4 कर देंगे 2.5 न्यूटन पर kg, ये आंसर आया भाई। तो 18 में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, ये क्या आ गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आया, और क्या पूछ रहा है, गुरुत्वीय विभव सिंस है, गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू माइनस GM/R, तो V इक्वल टू माइनस GM के जगह पे GME लिख देता हूँ, और R के प्लेस पर RE + H लिख देता हूँ। V इक्वल टू GME के प्लेस पर GRE² अपान RE + RE, और ये माइनस में रहेगा ही, तो V इक्वल टू GRE² अपान 2RE, एक RE कट जाएगा, V इक्वल टू माइनस GRE अपान 2 माइनस G की वैल्यू 10, G की वैल्यू क्या हो जाएगा 10, RE की वैल्यू 6400 अपान 2, 2 5 × 10, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 6 30, 2 32, लेकर के 2 0,
और ये माइनस में v इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 3.2 गुणे दगाते 4 3.2 गुणे दगाते 7 7 काहे कर रहा भैया, कुछ गड़बड़ हुआ का? कुछ गड़बड़ ये हुआ दोस्तों, कहाँ 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 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर बनाएंगे तो घाते 3 1 2 3 4 4 और 3 7 घाते 7 माइनस 3.2 गुणे लगाते 7 सही है, जूल पर केजी। ठीक ना, हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर नहीं बनाया पर हमने पावर यहाँ पे लगा दिया 3, तो ये ध्यान देना भैया अपना। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पे लपटा देगा, 19 जाने दो। ठीक है, दिक्कत हो जाती है यार, ठीक ना, दिक्कत हो जाती, समझा करो यार, जान समझा करो। क्वेश्चन नंबर 19 उड़ा देखा, उड़ा दे, ए लो उड़ा दे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व विभव का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व विभव का मान निकालना है, तो v इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा माइनस जी एम अपान आर। आर तो होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो r है हो जाएगा आर ई। ठीक है, और जी एम ई के प्लेस पर जी एम ई के आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई, एक आर ई कर जाएगा, v इक्वल टू माइनस जी आर ई। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं यार। अच्छा ओ जाने दो, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। माइनस जी की वैल्यू क्या रखना है, जी की वैल्यू 10, वेरी गुड, बढ़िया किया है 10, और आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो 6.4 है, 6400 किलोमीटर है, एक मीटर बना तो लगाते 3, तो 3 4 5 6 6 7, तो v इक्वल टू माइनस 6.4 गुणे 10 की घाते 7 जूल पर केजी। या ठीक ना, चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 100 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है 20, 21 और 22 तीनों क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले आ गए हैं। देखो जरा मतलब समझो, बाकी कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो, मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ। वाह मेरे हाथ। 100 किलोग्राम ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है। ये जो पहला पिंड है ये दोस्तों है 100 किलोग्राम का, और ये दूसरा पिंड है जो है वो है 1000 किलोग्राम का। 1000 किलोग्राम के दो पिंड हैं, दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनका मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे कहीं आया है, उसको हमने मान लिया P। तो इस P पर मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I निकालना है तथा गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर मान चलो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की तरफ, और यानी ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। ठीक, अब मान लो इसको I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ। ज़्यादा कौन है, ये वाला मास, जिसका मास ज़्यादा, डिस्टेंस भाई सबके लिए सेम है ना, पूरा 1 मीटर है, तो बचा कितना, आधा मीटर ये, आधा मीटर ये, सबके लिए सेम है। जिसका मास ज़्यादा उसका गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल क्षेत्र ज़्यादा, तो ये वाला पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल रहेगा तो इसको ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, तो गुरुत्वीय बल क्षेत्र यानी ये दोनों जो है अलग अलग हैं, तो जो ज़्यादा होता है उधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी उधर की तरफ दिशा हो जाएगा। 1000 की तरफ ज़्यादा है तो 1000 वाले में से हटा दो, तो IP जो है यानी बिंदु P पर जो पार्टिकल उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्षेत्र है, IP इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2। अभी दोस्तों आपने I का फार्मूला देखा माइनस GM अपान R स्क्वायर, तो माइनस कहाँ होता है यार, माइनस में नहीं होता, इसमें माइनस नहीं होता है। GM अपान स्क्वायर, GM की जगह पे 100, ये पहले 1000 kg वाला, GM जगह पे 1000 kg अपान R स्क्वायर, R जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में GM की जगह पे 100 kg वाला अपान R स्क्वायर, R जगह पे इनका डिस्टेंस 1/2 का होल स्क्वायर। IP इक्वल टू G, दोस्तों यहाँ पे G
जी अपान 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा कितना 1000 माइनस 100, तो आई पी इक्वल टू हो जाएगा जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11 अपान 1/4 इंटू 990, ठीक ना, 990। साफ नहीं हुआ यार, मुझे लगा मैं हाथ से खींच दूंगा साफ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब साफ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आई पी इक्वल टू 6.67 गुणे 10 की घात -11 गुणे 4 गुणे 990। दोस्तों इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, और आंसर 2.40 गुणे घात -7, 2.40 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन पर केजी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत दशमलव आगे पीछे हो सकता है, बाकी आंसर आ जाएगा। गुरुत्वीय विभव पूछा हुआ था, तो इस वाले पार्टिकल के कारण यहाँ पे गुरुत्वीय विभव V1, इस वाले पार्टिकल के कारण यहाँ पे गुरुत्वीय विभव V2, और गुरुत्वीय विभव डायरेक्ट दोस्तों अदिश राशि होती है, सिंपल से ऐड कर सकते हो। तो गुरुत्वीय विभव P पर V1 प्लस V2, Vp का फार्मूला भी मैंने बताया था, सॉरी गुरुत्वीय विभव का फार्मूला V इक्वल टू होता है -GM/R। तो -GM के लिए कौन सा पार्टिकल, पहले मान लो 100 वाला पार्टिकल अपान R की जगह पे 1/2 प्लस ये वाला माइनस में आएगा, फिर भाई मतलब ये वाला देखो फार्मूला माइनस में होता है ना, तो माइनस में GM की जगह पे 1000 kg अपान R वही 1/2 प्लस माइनस माइनस Vp इक्वल टू माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2G इंटू 100, ठीक ना, और ये भी माइनस में 2G इंटू 1000, ठीक है। तो Vp इक्वल टू 2G इंटू इतना कैसे ऐड होगा भाई, क्या करूं मैं, 2G, चलो 2G कॉमन ले लिया, माइनस में 2G कॉमन ले लिया, 100 प्लस 1000 1100 हो गया। Vp इक्वल टू 2 माइनस में 2 गुणे जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते -11 गुणे 1100, ठीक है। Vp सॉल्व कर देना भाई, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा -1.47 इंटू 10⁻⁻7 -1.47 इंटू 10⁻⁻7 जूल पर केजी, ठीक। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ठाक था यार। 21, 22 खतरनाक है, ठीक ना, कैलकुलेशन से, बाकी और नहीं। चलो भाई इरेज करता हूँ, इजी था ये, ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आज का 21 क्या है भाई, कह रहा कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.85 गुणे 10⁸ मीटर है। दोनों के बीच किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र 0 होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 1024 kg, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 गुणे 1022 kg। इस स्थान पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। बढ़िया है। एक है चंदा मामा यानी चंद्रमा, चंदा मामा, और दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी, ठीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी माँ के पीछे पड़ा हुआ है, और किस लिए पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स में जरा बताना। तो यहाँ पे है चंदा मामा, ये है हमारी पृथ्वी माता, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 3.85 गुणे 10⁸, ठीक। उसके बाद दोनों के बीच की स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र 0 होगा। दोस्तों उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 होगा जहाँ पर देखो, अभी आपने देखा गुरुत्वाकर्षण बल में कि ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना बल ये, जैसे मान चलो कि ये कोई चीज़ है, इससे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, तो ये कुछ टसमस होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये अस्थाई रहेगा, अस्थाई रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थाई संतुलन की अवस्था। तो अस्थाई संतुलन की अवस्था तब होगी जबकि एक ही वस्तु पर 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स परिमाण में, मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन दिशा में क्या हो, अलग अलग हो। दिशा में क्या हो, अलग अलग हो। जब एक वस्तु पर 2 बराबर और विपरीत फोर्स काम करते हैं तो उनका नेट फोर्स क्या आता है, 0 आता है, ठीक ना। इसका मतलब कि एक फोर्स जो इधर की तरफ काम करेगा, एक फोर्स जो इधर तरफ काम करेगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तभी ये क्या होगा,
गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र शून्य होगा, ठीक ना। दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोस्तों बल बराबर होंगे तो इनकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी I1 = I2 कितने डिस्टेंस पर, मान लो ये हो जाएगा x डिस्टेंस पे। बचा डिस्टेंस कितना बचेगा डिस्टेंस दोस्तों, 3.85 × 10⁻8 - x, ये बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा। तो I1 की जगह पे इस वाले पार्टिकल के कारण यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र और इस वाले पार्टिकल के कारण यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र। I1 की जगह पे m चंद्रमा का मास कितना है, 7.34 7.36 Gm/r², r जगह पे x² = I2 Gm की जगह पे अर्थ का मास 6 × 10⁻24 7.36 × 10⁻22 भी है, 7.36 × 10⁻22 भी है, 22 = G 6 × 10⁻24 बटे r², r जगह पे 3.85 × 10⁻8 - x का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 22 है, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बोले तो 600 हो जाएगा, और जी कट जाएगा, 600 हो जाएगा। 0.20 हटाना है। अच्छा ये देखो 2 अंक दशमलव हटाना, 2 जीरो और बढ़ा दो उधर, तो इधर हो जाएगा 736 बटे x² = 6, 2 जीरो बचा था, 2 जीरो दशमलव हटाया मैंने, यहाँ पे और लगा दिया, इतना हो गया, बटे 3.85 × 10⁸ -x का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना भैया। कैसे सॉल्व होगा बताओ भाई, ये कैसे सॉल्व होगा? अगर मैं दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है, ये कट नहीं रहा है यार, 6 1 के 6, 1 7, 6 दूनी 12, 1 13 ना, 6 से नहीं कट रहा है, कोई छोटे नंबर से भी कट सकता है। 2 2 4 4 पावर बना देता हूँ, 6 को नीचे भेज देता हूँ, तो 736 बटे 6 = 10⁻4 × x² अपान, इसको मैं 385 × 10⁻2 10⁻6 -x का होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। मतलब 3.85 385 लिख दिया, 10⁻2 -2 + 8 +6 -x, ठीक भाई। अब 6 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो आए उसका वर्गमूल लें, तो वर्गमूल लेंगे, इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, इधर भी वर्गमूल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप मोबाइल से क्या करना कि 736 में 6 से भाग दे देना, जो भी आएगा उसका वर्गमूल ले लोगे। जब वर्गमूल ले लोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वर्गमूल लेने के बाद वाली वो वैल्यू वो इक्वल होगी किसके, इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, 10⁻6 का वर्गमूल 10⁻4 का 10⁻2, इधर x² का x, और इधर वर्गमूल लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, 385 × 10⁻6 -x बचेगा। फिर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू निकालोगे, ठीक ना। ये भाई आपको करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आगे तभी कर पाता जब मैं यहाँ पे इसको भाग दे करके उसका वर्गमूल लिए रहता, ठीक ना। ये तो मैं किया नहीं हूँ पहले से, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा ये तो मैं क्या निकालूंगा, I निकालूंगा। उसके बाद दोस्तों जो गुरुत्वीय विभव निकालोगे, अभी देखो गुरुत्वीय विभव निकालने के लिए इसके कारण यहाँ पे गुरुत्वीय विभव V1 Vp मान लो, यहाँ पॉइंट P है, तो Vp = V1 + V2, विभव अदिश राशि है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, V1 + V2, तो Vp = V1 जगह माइनस में Gm की जगह पे इसका मास 7.36 × 10⁻22 बटे r की जगह पे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जब x निकाल लोगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, x निकाल लोगे तो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे रखोगे, प्लस V2 में माइनस में आएगा, Gm की जगह पे अर्थ का मास 6.6 × 10⁻24 बटे r जगह पे 385। तो भाई ये तो माइनस करने के बाद ही पता चलेगा ना, ये दोनों वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको मिलेगा पोटेंशियल। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों यही, जब तक आप x नहीं निकालोगे, x यहाँ पे रखोगे, 385 × 10⁻8 - x यहाँ पे रखोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, अपने आप आंसर निकल के चला आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा लेंदी है, ये नहीं कि एकदम ईजी है, ये नहीं कह सकता हूँ मैं एकदम ईजी है ये, ठीक ना। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, आप लोग करिएगा, ईमानदारी के साथ करिएगा, तन मन धन से करिएगा, ठीक ना, करिएगा ज़रूर, ठीक। चलो करेंगे ना, वादा कर रहे हो, कर लोगे, चलो करना ज़रूर, ठीक ना।
हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 22 इरेज कर रहा हूँ मैं, मेरा मन नहीं कर रहा है इरेज करने को, ऐसा लग रहा है मुझे करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ना मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाला हूँ, अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और वैसे वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है, वीडियो 1.5 घंटे की पहुँच गई होगी ना, एक बार जरा देख लो तो कितना टाइम हो गया। अरे यार 1.5 घंटे कह रहा हूँ, 1 घंटे 40 मिनट की हो गई, सोचो 2 घंटे की ये भी लगभग लगभग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 अभी एकदम इसी तरह है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 24 kg हो तो पृथ्वी के केंद्र से 3.35 × 10 मीटर की दूरी पर पहला 33.5 किलोग्राम की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा दूसरा गुरुत्विभव का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, ये है हमारी पृथ्वी माता, यह इनका द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg, ठीक 24 के पृथ्वी का धंधा हो तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र मान लो यहाँ पे कहीं है, पृथ्वी के केंद्र से 3.35 मीटर, 3.35 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 33.55 किलोग्राम की कोई वस्तु है कि स्थिति ऊर्जा। अब देखो स्थिति ऊर्जा दोस्तों, इस वस्तु को हमें पृथ्वी के तल से ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। बात समझ रहे हो ना, कि जो ये वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर ले जाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। जब वर्क करते हैं इसको, पिंड को ऊपर ले जाने के लिए, तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जब हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने से उस पिंड के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, उसी ऊर्जा को इस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और उस ऊर्जा का फार्मूला होता है U = -GMEM/R। ये फार्मूला होता है U = -GMEM/R। तो U = G तो अपने को पता है 6.67 × 10⁻11 ME, या फिर हम GME की जगह पे GRE² लिख सकते थे क्या? GME के प्लेस पर GRE² लिख के करते तो थोड़ा सा आसान रहता, लेकिन जानते कोई बात नहीं। जब M दिया हुआ है 6 × 10⁻24, M कितना दिया हुआ है 33.5 बटे R यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 3.35 × 10⁻10, ठीक। और ये माइनस है, ठीक है। ये 33.5 है, ये 3.35 है। इसका मतलब है कि इसको मैं, अगर इसको मैं इसके जैसा लिखना चाहूँ तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 33.5 × 10⁻1, ऐसे ना, तो 1 आ जाएगा, इसके पास 11 हो जाएगा। तो U = समझो ये और ये कट गए, ये 10⁻11 हो गया, और 10⁻11 ऊपर जाएगा तो माइनस में 11, 11 दूनी 22, 24 में से 22 जाएगा 2, 10⁻2 प्लस में, तो 6.67 माइनस में गुणे 6 × 10⁻2 प्लस में ना 10⁻2, 6 7 42, 6 36, 36 4 40, 6 36, 36 4 40 गुणे 10⁻2 और 2 अंक पे दशमलव ये, और U = माइनस में। आंसर क्या दिया है? -4.02 × 10⁻5, -4.02 × 10⁻5, 5 दिया भाई। ये 33.5 किलोग्राम सही तो है यार, मैंने कहाँ गलती कर दिया भाई? गलती तो क्या देखो जरा, 6.67 × 10⁻5 एकदम सही है। ME 6 × 10⁻24 सही है। M 33.5 किलोग्राम है ना, किलोग्राम सही है। 3.35 × 10⁻10 मीटर है ना, ये मीटर है, सही बात है यार। तो 6 - 6.67 × 6 हमने क्या किया है, इसको जब करेंगे 10⁻1 आएगा, 1 आएगा प्लस में माइनस में, 10⁻1 आएगा प्लस में माइनस में ना, माइनस में आएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में आएगा तो जाएगा ये 9, और ऊपर जाएगा 21 9 20, और 20 से 20 से जाएगा 20, आ जाएगा 4, ठीक। और आंसर क्या दे रहा है ये 4.02, 4.02 दशमलव किधर लाएंगे, तो ये पहले मैं 4 इसको बनाऊँ 4, दशमलव को आगे ले जाऊँगा पावर प्लस में, दशमलव पीछे ले जाऊँगा पावर माइनस में, दशमलव को यहाँ में क्या किया था, पीछे ले गया था पावर माइनस में, आगे लेकर आऊँगा पावर प्लस में। तो U = -4.02, 002 या 02 लिख दो, बात सही है। बुक में 4.02 लिखा हुआ है, गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻4। तो U = -0 माइनस है
माइनस है 4.02 गुणे 10 की घाते 5 जूल, ठीक ना, ऊर्जा है तो जूल हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अब आगे क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय विभव का मान, गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस जी एम अपान आर, ठीक है, माइनस जी एम अपान आर। V इक्वल टू माइनस जी 6.67 इंटू 10⁻11 एम अर्थ का मास 6 गुणे 10 की घाते 24 बटे आर का मान 3.35 गुणे 10 की घाते 10। इसको सॉल्व करना भाई, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक ना, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर बताना भाई यही आता है कि नहीं। -12 गुरुत्वीय विभव माइनस में ही आता है, -12 गुणे 10 घाते 3, -12 गुणे 10 घाते 3 जूल पर केजी, ठीक, ये आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यही 22 क्वेश्चन थे इसमें, और 22 क्वेश्चन हमने टोटल सभी के सभी क्वेश्चन 22 के ऑल टू ऑल क्वेश्चन हमने कराया, और सिर्फ एक ही वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास देख करके मज़ा आया होगा। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपने अगर कम पढ़ा होगा तो इसी बहाने थोड़ा सा आपको अट्रैक्शन मिला होगा। हालांकि थ्योरी तो बहुत है, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। अभी तो मैंने इसको पता नहीं पूरे यूट्यूब पर मेरा इसका पूरा लेक्चर है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा मुझे, एक बार देख लूँगा। बाकी प्लेलिस्ट में शायद ऐड है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं देख लूँगा। बाकी जो भी थ्योरी रहेगी इसको आगे पीछे कवर करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल कैसा लगा कैसा नहीं लगा इसको कमेंट बॉक्स में फिलहाल मेंशन कीजिए, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताइए। बाकी जो वीडियो बची है, जो वीडियो कैसे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, मैं टाइम देखूंगा, टाइम देख करके जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चले भाई चलते, फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक और धुआंधार न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।